उपराष्ट्रपति का शपथ 69, राष्ट्रपति का शपथ 60 और उपराष्ट्रपति का 69। तुम बताओ उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, सिर्फ राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और यूटी के भी विधानसभा हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो सकता है। क्या तुम बताओ अंकुश बाबू? सहकारी समितियों के संगठन एवं संचालन को राज्य प्रोत्साहित करे, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 43 के बी में। कर्मगारों को कौन बताएगा? तुम बताओ मनु बाबू। कर्मगारों को अपने स्थान पर उचित सुविधा मुहैया करवाने का दायित्व तो राज्यों के पास होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? कि कहीं पर कोई काम कर रहा है तो वहां के कर्मगारों को उचित सुविधा मिले, ये देख रेख करना राज्य का कर्तव्य। किसमें कहा गया है? 42 में। ठीक है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा पाने का 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। राज्य का यह दायित्व है कि उनको शिक्षा दे। 45। और माता पिता का कर्तव्य है कि उनको शिक्षा दे। ठीक है। कौन बताएगा? तुम बताओ मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0 थे। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। किस अनुच्छेद के तहत? 64 के तहत। ठीक है। चलो, हम बोले थे कि आज वाला भी पढ़ के आओगे। पढ़े हो कोई? पक्का? बस रटना नहीं है, था 1-2 बार पढ़ना था ताकि दिमाग में कुछ वर्ड्स जो है वो तुम्हारे चले जाएं। कि देखो पॉलिटी का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन यही है। ठीक है। और ये लगभग आधा पॉलिटी तो यही खत्म हो जाता है। इसके बाद तो सिर्फ वर्ड्स बचते हैं कनेक्ट करने के लिए। मेन जितने, क्योंकि पॉलिटी में पढ़ते क्या है? संविधान। और संविधान में लिखा हुआ क्या है? यही। ठीक है। तो जब ये पढ़ ही लिया तो लगभग सारे चीजों से तुम गो थ्रू कर जाते हो। कुछ चीजों को छोड़कर, मतलब जो डिटेल है उसको छोड़कर लगभग सब चीज आ जाते हैं। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम लोगों का, कल हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कर चुके थे, किए थे ना। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। यानी कल हम लोग 72 तक देख चुके हैं ना। 52 से स्टार्ट किए थे और 72 तक हम लोग देख चुके हैं। अब उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। बताए थे कि 52 में है राष्ट्रपति। 52 में क्या है? राष्ट्रपति। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। और 74 में क्या है? प्रधानमंत्री। और वहीं पर बताया होंगे कि प्रधानमंत्री जो पद आया, ये एक समूह है, उसका मुखिया है। बताए थे ना। उस समूह को हम लोग कहते हैं मंत्रिपरिषद। क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का गठन क्यों हुआ है, इसका भी हम थोड़ा सा चर्चा किए थे कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और इसी मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा उसी को हम लोग प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है। और यही इस तरह से दोनों चीजों का चर्चा हो गया। यानी मंत्रिपरिषद का पहली बार चर्चा कहाँ हुआ? 74 में। और प्रधानमंत्री पद की भी चर्चा कहाँ हो गई? 74 में। तो हमारा आज का पहला अनुच्छेद है वो है 74 में। क्या है? कि राष्ट्रपति के सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री कहलाएगा। अगर प्रधानमंत्री का पद पूछा जाए तो 74 ही होगा। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो हैं, इन सभी से रिलेटेड विशेष अनुच्छेद है वो है 75। सवाल पे ध्यान देना। प्रधानमंत्री का पद या मंत्रिपरिषद के गठन की चर्चा अगर पूछी जाए तो आंसर होगा 74। अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि मंत्रियों के बारे में विशेष उपबंध या विशेष प्रबंधन का चर्चा कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? 75 में। क्या किया गया इसमें? मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान।
क्या क्या मंत्री से संबंधित प्रावधान है वो सब 75 में है, और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 75 काफी इंपॉर्टेंट है। 75 में टोटल 6 सेक्शन है, जिसमें से 5 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 75(1), 75(2), 75(3), 75(4), 75(5), ठीक है। और ये सब याद रखना है, दुख वाली बात यही है, ये सब याद रखना है तुमको। खाली 75 पूछेगा तो क्या क्या रहेगा, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जो कि एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। क्या क्या प्रावधान है, यहां से सवाल आता है। पहला चीज आया कि मंत्री आखिर होगा कितना, ये सवाल आता है कि नहीं आता है। दूसरा सवाल आता है कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, बनता है कि नहीं बनता है। तीसरा सवाल आता है कि अगर मंत्री किसी को बनना है तो क्या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है, ये सवाल आता है। सवाल बोल रहे हैं, अभी आंसर नहीं बता रहे हैं, सवाल बता रहे हैं, ये सब सवाल है इसमें। इसके बाद सवाल आता है कि आखिर ये मंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे मान लो तुम घर में रहते हो, जब तक तुम अपने पिताजी के संरक्षण में रह रहे हो तो तुम किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, पिताजी के प्रति, ठीक है। और जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो उस सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर तुमसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो बोलोगे पिताजी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, पर तुम्हारे जैसे जितने बच्चे हैं सब सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार है, तो सोसाइटी के प्रति, ताकि सोसाइटी बढ़िया से काम कर सके। ठीक वैसे ही मंत्रियों के बारे में ये सारे चर्चाएं हैं, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग सब देख लेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। सवाल पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, किस अनुच्छेद में, 74। भावनाओं में मत बहो, शब्द को देखो। क्वेश्चन क्या था, प्रधानमंत्री के निर्वाचन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, यही सब तो सीखना है। रट के एक लाइन तो याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो फंस जाओगे। तो ध्यान देना कि भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। क्या ऐसे सवाल एग्जाम में आए हैं कि नहीं आए हैं, आए हैं। वहां जाके फंसोगे कि क्या पढ़े थे। तो याद रखना, हम लोग कभी भी प्रधानमंत्री को चुनते हैं क्या। आज भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पूरा नाम यही ना जी, ठीक है। क्या हम लोगों ने चुना है, तो आंसर है नहीं। अब बोलोगे हाँ चुने तो हैं, चुने नहीं हो, बस चेहरा दिखाया गया। अभी अगर एनडीए का इच्छा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होकर अमित शाह होंगे, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। क्या बिगाड़ पाओगे कुछ हो, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि तुम चुने ही नहीं हो। ना तो मुख्यमंत्री हम लोग चुनते हैं, ना ही प्रधानमंत्री हम लोग चुनते हैं। हम लोग अपने क्षेत्र से एक सदस्य को चुनते हैं। उन सदस्यों में से जो भी पार्टी होगा, उन पार्टियों में से जिसका सबसे अधिक सदस्य होगा, उसका मुखिया राष्ट्रपति के पास जाएगा और बोलेगा कि हमारे इस आदमी को या नहीं तो हम ही को ही बना दीजिए प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है प्रधानमंत्री को किसको बनाए। सामान्यतः जो चुनाव जीतता है, मतलब जिस पार्टी की या जिस गठबंधन का मेजोरिटी होता है, उसके लीडर को राष्ट्रपति बुलाते हैं और पूछते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनना है, आपको बनना है या किसी और को बनना है। वो बोलेंगे हम ही को बनना है, अगर नहीं बनना होगा तो नहीं बनेंगे। जैसे अभी के समय में देखोगे, बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो कौन है, जेपी नड्डा। कौन है, जेपी नड्डा। तो किसको बुलाए होंगे राष्ट्रपति, जेपी नड्डा को। आपको प्रधानमंत्री बनना है किसी और को बनना है, तो जेपी नड्डा क्या बोले होंगे, नहीं हम तो क्या बात कर दिए, दूसरे हैं वही बनेंगे, ठीक है, दामोदर दास, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन बन गए, नरेंद्र मोदी। तो यहां से एक और सवाल आता है, ये सब सवाल बिना पढ़े ही करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ोगे। ये सब समझदारी पे सवाल आता है। अगर 4 लाइन दे दिया, तुमको बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है, तो याद रखोगे एक दे देगा कथन, जीते हुए पार्टी का जो हेड होगा यानी अध्यक्ष होगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। ये सही है गलत है, गलत है। जीते हुए पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री बने, इसकी आवश्यकता नहीं है। जीते हुए पार्टी के अध्यक्ष से या जीते हुए गठबंधन से राष्ट्रपति पूछ भले सकते हैं प्रधानमंत्री किसको बनाना है, उसमें जिसको इच्छा है वही बनेगा। क्या यहां से मोटा मोटा चीज समझ में आया। फिर से एक बार पूरा चीज कंक्लूड करते हैं, फिर आएंगे। पहला चीज हम बताए कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। यही कहा गया है 75(1) में। किसमें कहा गया है, 75(1) में, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी में ऐड किया गया है कि एक बार प्रधानमंत्री कोई बन गया, फिर उसी प्रधानमंत्री के सलाह पर, क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन भी करना है,
उसी प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसमें कहा गया है? 75(1) में। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। समझना यहाँ पे दोनों का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, पर ऑप्शन बदल जाएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा कि राष्ट्रपति और दूसरा ऑप्शन रहेगा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? और इसकी चर्चा कहाँ की गई है? 75(1) में। अब बात यहाँ पर घूम फिर से आ गया वापस एक, आखिर मंत्री कितना मंत्री, क्योंकि मंत्री लालच वाला पद है कि नहीं है? एमपी जो भी चुने जाएंगे, एक पार्टी का जितना भी सदस्य हो या गठबंधन का जितना भी सदस्य हो, क्या हर किसी के अंदर इच्छा होगा नहीं कि हम मंत्री बने? ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक संशोधन हुआ, ठीक है? उस संशोधन के द्वारा 51वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन? 51वां, 91st। कब हुआ था ये? 2003 में, ठीक है? 2003 में 51वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। और इसमें एक विशेष क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्था किया गया कि मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होंगे उसकी संख्या कुल सदस्यों के मात्र 15% होंगे, इससे अधिक सदस्य नहीं होंगे। मोटा मोटी मान के चलो कि अगर 100 मेंबर है तो 15 ही मंत्री बन सकता है, रेस्ट मंत्री नहीं बन सकता है। नहीं तब पहले तो कुछ भी हो सकता था। तो याद रखोगे, ठीक है? इसको किस में ऐड किया गया? 75(1) के ए में। किस में ऐड किया गया? 75(1) के ए में या को में। क्या ऐड किया गया? कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या पीएम सहित, ऐसा नहीं कि पीएम को हटाकर, पीएम सहित कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। ये सेम चीज केंद्र में भी जोड़ा गया और सेम चीज राज्य में भी जोड़ा गया। तो जब राज्य वाला पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे 164 में इसको जोड़ा गया है। अभी हम लोग केंद्र का पढ़ रहे हैं तो केंद्र में कहां जोड़ा गया? 75(1) के को में या ए में। क्लियर हुआ? जहां का भी सदस्य लोकसभा का चर्चा करेंगे तो लोकसभा हो गया, विधानसभा का चर्चा करेंगे तो विधानसभा हो जाएगा, वहां के टोटल सदस्य में से। समझ में आया? ठीक है? उसके 1/3 से अधिक, सॉरी 15% से अधिक नहीं होगा। ये दोनों के लिए किया गया था ना, दोनों के लिए किया गया, केंद्र के लिए और राज्य के लिए, दोनों के लिए। तो केंद्र में किसका हो जाएगा? लोकसभा का, और राज्य में किसका हो जाएगा? विधानसभा का। ठीक है? तो याद रखोगे किसमें जोड़ा गया है? 75(1) के को में। कौन सा संविधान संशोधन? 51वां संविधान संशोधन 2003। क्लियर है? 75(1) और 75(1) का को समझ में आ गया। अब देखो 75(2). 2 और 3 ये हमेशा कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही बात कहा गया है लेकिन अलग अलग चीज है। पहला कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति? और दूसरे में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब ये याद करने के बाद कंफ्यूजन होगा, तो याद रखना व्यक्तिगत रूप से तुम किसी के प्रति उत्तरदायी हो तो वहां 2 ही आदमी होगा कि नहीं होगा? एक, जैसे मान लो हम अपने पिताजी के प्रति उत्तरदायी हैं तो एक हम होंगे, एक मेरे पिताजी होंगे, तो 2 ही आदमी होगा ना। व्यक्तिगत रूप से जब किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे तो कितना आदमी होगा? 2 आदमी। सामूहिक रूप से समूह बनाने के लिए 2 से अधिक आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? कम से कम कितने चाहिए? 3, तभी बोलोगे समूह है, नहीं तो बोलोगे जोड़ा है। ठीक है? ये ना बोलोगे जी जोड़े में जा रहा था, 2 से अधिक हो गया तब बोलोगे समूह में जा रहा था। ठीक वही चीज यहाँ भी याद करेंगे। 75(2) में क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद जो है वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के प्रति। और 75(3) में कहा गया है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति। ये शब्द समझ में आया? उत्तरदायी का मतलब क्या हुआ? जो भी मंत्री होगा ये सबका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो जो तुम्हारा नियुक्ति करने वाला है वही तो तुम्हारा मालिक है और तुम उसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगे। लेकिन तुम्हारे किसी एक एक्शन का रिजल्ट जो है वो अन्य पर भी पड़ेगा। इसी को कहेंगे सामूहिक रूप से। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आज लड़का जात बदनाम है लड़कियों को छेड़ने के लिए, है कि नहीं है? तो क्या सभी लड़के बुरे हैं? नहीं। एक समय, एक दौर ऐसा आया जब लड़कों में से लगभग 30% लड़के लफंगे निकल गए और आज भी हैं। उनके कारण से वो 70% भी बदनाम है जो कि नहीं है लफंगे। 70 और 30 का रेशियो है, 70 और 30 का रेशियो नहीं है। नहीं समझ में आया? खराब 70 नहीं है, खराब 30 है। 70 बढ़िया है पर उन 30 की वजह से 70 बदनाम हो गया है। क्योंकि सामूहिक रूप से लड़के बदतमीज होते हैं, हो गया, सब चला गया उसमें। ठीक है? अब लड़की में देखोगे तो लड़कियों में अभी बदतमीजी का लेवल 50-50 है। 50% बदतमीज, 50% नहीं है। लेकिन फिर भी लड़की बदतमीज नहीं है। ठीक है? वो बच जा रही है।
तो हम लोग ज्यादा बदनाम है, लड़की लोग कम बदनाम है, लेकिन बदतमीजी में लड़की लोग ज्यादा बदतमीज है। ठीक है, खैर वापस आओ। तो सामूहिक रूप से वो हो गया। उसी तरह से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। कई बार यही सवाल तुमसे पूछ लेगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, 75(2) में क्या कहा गया है? व्यक्तिगत रूप से। और 75(3) में क्या कहा गया है? सामूहिक रूप से। याद हुआ? अब ये सब सवाल हल्का हल्का बनता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि संसद तो नहीं होगा कहीं, तो याद रखना संसद वगैरह का चर्चा वहां हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ लोकसभा। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्या ये तीनों क्लियर हो गया? आए चौथा पर। चौथा है शपथ ग्रहण। क्या है? शपथ ग्रहण। मंत्रियों का शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? मंत्रियों का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति। मंत्रियों का शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। इसकी चर्चा किसमें की गई है? 75 के 4 में और 75 के 5 में, जो कि हम सबसे पहले शुरू किए थे। 75 के 5 में क्या कहा गया है कि अगर कोई मंत्री पद धारण के बाद 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसकी मंत्री पद जो है वह क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो याद रखना, अगर कभी तुमसे पूछ ले क्या कोई शख्स बिना किसी सदन के सदस्यता का मंत्री बन सकता है, आंसर होगा हाँ। भावनाओं में नहीं बहोगे, आंसर होगा हाँ बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करना होगा। अगर नहीं कर पाएगा तो फिर उसका पद खत्म हो जाएगा। क्या ये पांचों क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करें। मंत्री परिषद का शपथ का चर्चा किसमें है? 4 में। पीएम की नियुक्ति का चर्चा किसमें है? 1 में, 75 के 1 में। मंत्री परिषद की नियुक्ति की चर्चा किसमें है? 75 के 1 में। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 75(1) के क में। कितना सीमित किया गया है? 15%। अगर केंद्र का बात करोगे तो लोकसभा और राज्य का बात करोगे तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होंगे? राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से लोकसभा। किस अनुच्छेद के तहत? 75(3) के तहत। अगर कोई शख्स मंत्री बनता है और 6 महीनों के अंदर कहीं किसी भी सदन का यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता हासिल नहीं करता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। किसमें कहा गया है? 75 के 5 में। क्या याद हो गया सब? अनुच्छेद 75(1) को कब जोड़ा गया? 2003 में। किस संविधान संशोधन में? 53 नहीं 91 क्या होगा जी? 91 तो हुई है क्या? 91 को क्या बोलोगे? 51वां। ठीक है, 51वां, 52वां, 53वां, ठीक है। 51वें संविधान संशोधन यानी 91 संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ा गया था। क्या याद हुआ? इस सबसे क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, इस सबसे क्वेश्चन आता है। अरे 51, 51 भी हुआ, 91 भी, 91 हुआ, यहां तक तो ठीक है। एवे कैसे जोड़ेंगे इसमें? 51 में बोल देंगे तो 51 हो जाएगा। 91वां, हाँ ये ठीक है, 91वां। ठीक है, चलो। अरे आ जाओ, समझ लिया ना, आ जाओ वापस। क्या 75 क्लियर हो गया? बढ़े आगे। 76। अब आओ 76। महान्यायवादी। 76 में क्या है? महान्यायवादी। अब जो नहीं कभी पढ़े हो उसके लिए महान्यायवादी सब थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ध्यान देना, जो भी देश में सरकार होंगे उसका एक वकील होता है, ऑफिशियल वकील। सारे कंपनियों का देखता होगा एक वकील होता है, देखे हो ना। कंपनी जब तुम स्थापित करोगे कोई कंपनी तो तुम्हारे पास एक लीगल टीम होगा। क्यों बोलोगे? केस होगा तब तुम्हारे पास कोई केस, मतलब तुम किसी केस में फंसते हो तब वकील को ढूंढते हो ना। कंपनी सब पे रोज केस होते रहता है, उसको हर एक केस होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि फायर होते रहता है, केस होते हैं, मतलब हर एक लीगल चीज उसको देखना पड़ता है। इसलिए जैसे कंपनी बनेगा वहां पे एक लीगल टीम बनता है जिसमें 2-3 वकील और एक सीनियर वकील होता है जो ये सुझाव देता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। वो ऑफिशियली हायर कर लेता है। उसी तरह से देश में कोई सरकार आई, उस पर केस होना तो लाजमी है। तुमको कोई समस्या आया, तुम कोर्ट में चला गया तो सरकार पे केस हो गया ना। तो सरकार के मुद्दों को उठाने के लिए कोई एक वकील होगा, परमानेंट वकील। दूसरे वकील को भी सरकार हायर कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन सरकार का एक परमानेंट वकील होता है, इसी को कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं? महान्यायवादी। ये भारत में सबसे बड़ा वकील होता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महान्यायवादी। और ये एक संवैधानिक पद है, ध्यान दोगे, कैसा पद है? संवैधानिक पद। नॉर्मल वकील से जो बात होगा और महान्यायवादी से जो बात होगा कोर्ट में, वो बात करने का लहजा अलग होगा, क्योंकि नॉर्मल वकील जो है वह सिर्फ वकील ही है, पर ये सिर्फ वकील नहीं है, ये एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और इनका जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समतुल्य है। इसी कारण से इनका तवज्जो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और इनका जो चेला चटिया होता है, जो कहोगे इनका असिस्टेंट होता है, उसी को कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल वहां जाएंगे जहां महान्यायवादी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सेम चीज राज्य में भी होता है, जब राज्य वाला पढ़ाएंगे तो सेम चीज राज्य में भी होता है, उसको कहते हैं महाधिवक्ता। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता, ठीक है। और केंद्र में क्या कहते हैं? महान्यायवादी, ठीक है। क्या यहां तक कोई क्लियर दिक्कत नहीं? जब राज्य वाला पढ़ाएंगे तब वहां उसका भी अनुच्छेद वगैरह पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो। तो महान्यायवादी पद समझ में आ गया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। जब पूरा पढ़ लोगे बच्चों को दो शब्द में कंफ्यूजन होता है, एक है अटॉर्नी जनरल और दूसरा है कैग, ठीक है, कैग। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। कैग अभी सिर्फ सुना दिया एक बार, कैग वाला अभी आने ही वाला है कुछ देर बाद। वहां कैग में हम लोग देखेंगे, मतलब आज नहीं आएगा, वो आगे चल के आएगा, 148 में आएगा, ठीक है। वहां जाके इसको फिर से रिकॉल करेंगे। तो ध्यान देना, कैग और अटॉर्नी जनरल में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है अटॉर्नी जनरल जो कि एक तरह का वकील है, और कैग एक तरह का अधिकारी है जो कि ऑडिट करता है। क्या करता है? ऑडिट करता है, सरकार के खर्चों का ऑडिट करता है। तो ध्यान दोगे, दोनों अलग अलग पद है, लेकिन दोनों संवैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल की चर्चा किसमें की गई है? 76 में, ठीक है। अटॉर्नी जनरल सरकार का एक न्यायिक प्रतिनिधि होता है और इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये रहेंगे, ठीक है। यानी पूरा इनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ही घूमता है। इनके पास कई विशेषाधिकार हैं महान्यायवादी के पास। पहला विशेषाधिकार है कि देश के किसी भी न्यायालय में ये जाके खड़े हो सकते हैं। नॉर्मल वकील किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है, जो जहां केस लड़ रहा है वो वहीं केस लड़ेगा। जैसे मान लो जो हाईकोर्ट का वकील है वो हाईकोर्ट में ही लड़ेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का क्वालिफिकेशन अटेंड करेगा, उसके बाद वहां नाम रजिस्टर कराएगा, उसके बाद ही वो केस लड़ सकता है। उसको पहले इन्फॉर्म करना होगा कि हम यहाँ पे केस करने वाले हैं, देखा जाएगा एलिजिबल है कि नहीं है तब। लेकिन महान्यायवादी देश के किसी भी कोर्ट में जाके खड़े हो सकते हैं और सरकार का पक्ष रह सकते हैं। ये विशेषाधिकार इनके पास है, ठीक है। उसके अलावे ये किसी भी संसद सदन में भी जाकर बैठ सकते हैं, ठीक है। यानी अगर तुमसे लोकसभा और राज्यसभा का मीटिंग पूछा जाए तो लोकसभा में भी जाके वो क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। राज्यसभा में जाके बैठ जाएंगे। किसी अन्य के पास ऐसा अधिकार है क्या? आंसर है हाँ, मंत्रियों के पास होता है। मंत्री जब बताए कि मंत्री कहाँ के सदस्य होंगे, लोकसभा या राज्यसभा के? दोनों के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। मंत्री जो है वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से जो सरकार है वो कहां से चलती है? राज्यसभा से या लोकसभा से? लोकसभा से। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना है, जो नए बच्चे उसको ध्यान से सुनना। लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? 543। अभी कितने हैं? 543, ठीक है। राज्यसभा में कितने हैं? 245। कितने हैं? 245। अब तुम किसको चुन के भेजो, राज्यसभा को या लोकसभा को? लोकसभा। हर 5 साल में विघटित कौन हो रहा है? लोकसभा। तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? समान रूप से लोकसभा। तो सरकार जो भी बन रही है ये परमानेंट मेंबर वाला बना रहा है या आने वाला नया मेंबर जो है वो बना रहा है? हर 5 साल में सरकार बदल रही है ना, इसका मतलब लोकसभा में अधिक सदस्य आ रहे हैं, वही लोग सरकार बना रहा है। ऐसे भी देखोगे तो परसेंटेज किसका अधिक है? लोकसभा का। तो समान रूप से सरकार का जो प्रतिनिधि कहीं पे भी होगा, जैसे मान लो 10 कैंडिडेट है, 20 कैंडिडेट है, वो सब अधिकतम कहाँ का होगा? लोकसभा का। तो सरकार का पूरा गतिविधि लगभग कहाँ चलता है? लोकसभा में। पर हम एक मंत्री बने हुए हैं और हम लोकसभा के सदस्य नहीं है, हम कहीं से खड़े हुए ही नहीं है, तो हमको कहाँ का सदस्य बनना होगा? राज्यसभा का। तो क्या सरकार के इस मंत्रीगण का जो बैठक होगा लोकसभा में, इसमें हम हिस्सा ले पाएंगे? कोई कार्रवाई चलेगी हिस्सा ले पाएंगे? तो आंसर है हाँ, लेकिन हम वोट नहीं कर पाएंगे। वोट हम तभी करेंगे जब मान लो ये एक बिल है, हम राज्यसभा से आए हुए हैं, ठीक है, लोकसभा में बैठे हुए हैं।
अब ये सिंपल सा ये समझ लो, क्लास 9 और क्लास 10 का बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। क्लास 9 का बच्चा का वोटिंग हो रहा है, उसमें क्लास 10 के कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो क्या बैठक में वो हिस्सा ले सकता है? तो आंसर है हाँ, ले सकता है। पर क्या क्लास 9 वाला का जब वोटिंग हुआ 10 वाला वोटिंग करेगा? नहीं, वो सिर्फ बैठक में हिस्सा लेगा, वो कार्रवाई को देखेगा, कुछ बोल भी सकता है, पर किसी भी तरीके का वोटिंग नहीं करेगा। अब जब वोटिंग करने का बारी आएगा तो वो कहां जाकर वोटिंग करेगा? अपने क्लास में। सेम यही चीज है, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। राज्यसभा का ये एक आदमी है जो कि मंत्री बन चुका है। सभी राज्यसभा सदस्य मंत्री होंगे क्या? जरूरी नहीं है, 2 4 5 10 सदस्य होगा, अधिकतम कहां से होगा? लोकसभा से। तो ये एक सदस्य मंत्री बना हुआ है। अब सरकार का कोई कार्रवाई चल रहा है, पर इसको सुनना है वो कार्रवाई, ये लोकसभा में आके क्या होगा? बैठ जाएगा। क्या अन्य कोई सदस्य आ सकता है क्या? आंसर है नहीं, अन्य सदस्य नहीं आ सकता है, लेकिन ये मंत्री है इसलिए यहाँ पे बैठ जाएगा, पर वोटिंग नहीं करेगा। तो ये बिल लोकसभा में पारित होने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा। अब ये राज्यसभा में वोटिंग करेगा। समझ में आया? ये मंत्रियों का विशेषाधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन में हिस्सा ले सकता है, लोकसभा के बैठक में भी ले सकता है और राज्यसभा के बैठक में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वो वोटिंग कहीं नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो ये है अटॉर्नी जनरल का पद। थोड़ा बहुत और इसका हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ कुछ चीजें हैं, ये याद रखोगे। पहला है महान्यायवादी का चर्चा किस अनुच्छेद में? 76 में। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो 76(1) में जो जो नहीं होगा नोट्स में उसको नोट डाउन करते जाओगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं अटॉर्नी जनरल। किसमें कहा गया है? 76(1) में। इनकी योग्यता कैसी होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तुल्य। अब जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्यता क्या क्या है, वहां बताएंगे। तो अभी सिर्फ याद रखना है हम लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का जो योग्यता है, वही योग्यता किसको चाहिए? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को भी वही योग्यता चाहिए। कई बार तुमसे पूछा जाएगा अटॉर्नी जनरल का योग्यता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के योग्यता के समतुल्य इनकी योग्यता है, ठीक है। 75 के 2 में इनका क्या है? कर्तव्य। कर्तव्य बता दिए क्या होता है? कर्तव्य इनका क्या होता है? सरकार का न्यायिक तौर पर प्रतिनिधि करना। कहीं पे भी सरकार पर कोई केस होगा या कहीं पे सरकार को कोई न्यायिक पक्ष रखना है तो सरकार की तरफ से कौन खड़ा हो जाएंगे? महान्यायवादी खड़े हो जाएंगे, यानी अटॉर्नी जनरल खड़े हो जाएंगे। जब जब ये केस लड़ेंगे सरकार का तब तब इनको सैलरी मिलेगा, जैसे नॉर्मल वकील को मिलता है उस तरह से इनको सैलरी भी मिलता है, ठीक है। कि जब जब केस आया, जितना दिन केस का डीलिंग करेंगे उस हिसाब से इनको पेमेंट होता है, ठीक है। इन्हें भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ध्यान से याद रखोगे, ये सब काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि याद रखने वाला बहुत कुछ इसमें नहीं है, समझने के लिए सिर्फ है, एक बार दिमाग में टैकल करेंगे, हाँ न्यायवादी को ये अधिकार है, फिर एग्जाम में कर लोगे। क्या न्यायवादी देश के किसी भी न्यायालय में खड़े हो सकते हैं क्या? आंसर है हाँ, हो सकते हैं। इसमें कहा गया है 76 के 3 में कहा गया है। और इनका कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। और इनका वेतन भी कितना होगा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित वेतन। किसमें कहा गया है? 4 में। मोटा मोटी अधिकतम जो सवाल पूछा जाता है वो सिर्फ 76 से ही पूछा जाता है, लेकिन अब रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि महान्यायवादी की योग्यता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, ठीक है। तो हम लोग 2-3 हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद तो यही करेंगे। महान्यायवादी का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 76 में। किसमें है? 76 में। योग्यता किसमें है? 76(1) में। किसमें है? 1 में। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे, किसमें कहा गया है? 76 के 1 में। इनका कर्तव्य किसमें है? 76 के 2 में। भारत के किसी भी न्यायालय में हिस्सा ले सकते हैं, किसमें कहा गया है? 76 के 3 में। और इनका कार्यकाल और वेतन की चर्चा किसमें किया गया है? 76 के 4 में। क्या 76 क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। अगला है भारत सरकार की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। बड़ा अच्छा अनुच्छेद है, याद रखोगे। 77 इसमें कहा गया है? 77 में। मतलब देश में जो सरकार है वो सरकार जो भी फैसला लेगी वह किसके नाम से फैसला होगा? राष्ट्रपति के नाम से। इसीलिए तुम प्रधानमंत्री को बोलते हुए सुना होगा कई बार भाषणों में कि राष्ट्रपति के निर्देशानुसार। निर्देश एक्चुअल में प्रधानमंत्री खुद ही लिखे हैं, ठीक है, उन्हीं का मंत्रिपरिषद निर्देश बनाया है, पर नीचे साइन किसका रहेगा? राष्ट्रपति का। जैसे तुम देखता होगा कोई भी कॉलेज में जाओगे, कोई भी स्कूल में जाओगे, तो उस कॉलेज या स्कूल में जितने भी चीज हो रहे हैं, भले ही वहां का अलग अलग टीचर अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हो, पर फाइनल जब कानूनी पन्ना लिखाएगा तो उसके नीचे साइन किसका होगा? प्रिंसिपल का। वहां पर जो भी हो रहा है, जैसे मान लो कोई टीचर किसी बच्चे को कूट रहा है, ठीक है, अब वो केस कर दिया, तो वहां टीचर बाद में फंसेगा, पहले कौन फंसेगा? प्रिंसिपल। क्योंकि वो किसके दिशा निर्देश पर कूट रहा है? प्रिंसिपल के दिशा निर्देश पर। प्रिंसिपल बोलेगा हम तो बोलवे नहीं किए हैं, तो बोले नहीं है तो बोलने से क्या होगा? आपके स्कूल में हो रहा है, जब तक आप निर्देश नहीं दिए तो कैसे हो रहा है? ठीक वैसे ही
सरकार जितना भी फैसला ले रही है वह सब फैसला किसके नाम से लेती है? राष्ट्रपति के नाम से। इसमें कहा गया है 77 में, किसमें कहा गया है? 77। अगला है अनुच्छेद 78। 78 क्या है? 78 है, इधर है राष्ट्रपति, इधर है मंत्री परिषद। हम बोले हैं कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए प्रधानमंत्री को बनाया गया या मंत्री परिषद को बनाया गया? मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। अब ऑब्वियस है, अगर प्रिंसिपल को कुछ जानना होगा क्लास के बारे में तो क्लास के मॉनिटर से पूछा जाएगा ना? क्या सभी बच्चे से पूछा जाएगा? तो क्लास के मॉनिटर से पूछा जाएगा। तो राष्ट्रपति या प्रिंसिपल को कुछ बताना होगा क्लास को, किसको बुला के बताएंगे? मॉनिटर को। और मॉनिटर को बोलेंगे जाके क्लास में अनाउंस कर दो। यही चीज यहाँ पे भी होता है। ये है मंत्री परिषद और ये है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद बनाया गया। अब जो भी फैसला मंत्री परिषद का होगा क्या सब मिल के जाएगा राष्ट्रपति के पास? नहीं जाएगा। कौन जाएगा? प्रधानमंत्री। इसीलिए कहा गया है कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। किसमें कहा गया है? 78 में। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के बीच का योजक कड़ी होगा। किसमें कहा गया है? 78 में। पहले ये सबसे सवाल नहीं आता था, लेकिन पिछले 7-8 सालों में ये सबसे 62 सवाल आया है। 77 से सवाल आया है, 78 सवाल आया, 75 के अंदर से सवाल आया है। इसीलिए हम छोड़ नहीं सकते। अगर अभी भी तुम सोचोगे कि अनुच्छेद हम 2-3 दिन में खत्म कर सकते हैं तो ये गलतफहमी है। अनुच्छेद जो कभी नहीं पढ़े हो उसके लिए सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ोगे तब याद करना धीरे धीरे आसान हो जाएगा। क्या 78 तक सब चीज क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करें। अगर तुमसे पूछा जाए प्रधानमंत्री पद की चर्चा किस अनुच्छेद में? 74 में। मंत्री परिषद के गठन की चर्चा किसमें? 74 में। किसमें किया गया है? 74 में। मंत्रियों के बारे में विशेष प्रबंध किसमें है? 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसमें है? 75(1) में। किसमें है? 75(1). प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों का नियुक्ति किसमें है? 75(1) में। 75(1) के क में क्या कहा गया है कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। किस वर्ष जोड़ा गया? 2003 में। किस संविधान संशोधन से? 51वां संविधान संशोधन, ठीक है। मंत्री जो है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। किस अनुच्छेद में? 75(3) में। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। किसमें? 75(2) में, ठीक है। और 4 में क्या गया है? शपथ। मंत्रियों का शपथ किसमें है? 75(4) में, ठीक है। इसके बाद अगर कोई मंत्री बिना किसी सदन का सदस्यता का मंत्री बनता है तो कितने माह तक मंत्री रह सकता है? 6 महीना तक। 6 महीना के अंदर अगर वो सदस्यता ग्रहण कर लिया, लोकसभा का तो चांस है नहीं, ठीक है। इसलिए कहाँ का चांस बनता है? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का सदस्य ले लिया तो मंत्री बना रहेगा, नहीं तब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये है 75(5). 76 में क्या है? महान्यायवादी। क्या है? कौन होता है महान्यायवादी? देश के सरकार का न्यायिक प्रतिनिधि, ठीक है। इनके कर्तव्यों की चर्चा किसमें की गई है? 75(2) में। हाँ, 76(2) में। इनकी नियुक्ति की चर्चा किसमें की गई है? 75(1) में। इनके क्वालिफिकेशन की चर्चा किसमें की गई है? 76 के, हम बार-बार 75 बोल दे रहे हैं, ठीक है। 76(1) में। नियुक्ति और क्वालिफिकेशन दोनों किसमें है? 76(1) में। क्वालिफिकेशन किसके समतुल्य होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य, ठीक है। क्या ये भारत के किसी भी न्यायालय में जाके खड़े हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है 75(3). इनका कार्यकाल, वेतन वगैरह की चर्चा किसमें है? 75(4). 76 का 4, हम बार-बार 75 बोल दे रहे हैं। दो अच्छे से याद रखना, 75(1) और 76(1) और 76(3), ये अटका दिया है मुझको, ठीक है। तो 76(1) और 76(3) ये दोनों अच्छे से याद रखना, यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। इसके बाद सरकार जितने भी फैसला ले रही है वो सारे फैसला यानी सारा कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है। किसमें कहा गया है? 77 में। मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी जो है वह प्रधानमंत्री है। किसमें कहा गया है? 78 में। किसमें कहा गया है? 78 में। चलो, अब हो गया, सरकार का गठन हो भी चुका है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं संसद के गठन पे। संसद का एक अंग हम लोग पढ़ चुके हैं, वह है राष्ट्रपति। संसद का 2 अन्य अंग जो है वह है लोकसभा और राज्यसभा, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो संसद की चर्चा कहां से कहां तक के अनुच्छेद में की गई है? आगे 79 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 79 से। और कहां तक चलता है? 100, हाँ ठीक है। तो है
123 तक, ठीक है, 79 से लेकर 123 तक। आगे चल के हम लोग ये 123 में क्या है, फाइनली लास्ट बता दो, अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है। चलो ये तो सब जान ही रहे हो। अब इसमें से मुख्य रूप से संसद के अंदर जो हम अभी पढ़ेंगे वो लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और बताएं कि राष्ट्रपति बीच बीच में आते रहेंगे, उनका टेंशन नहीं है। तो लोकसभा, राज्यसभा का गठन और इन गठन से के बाद जो कुछ चीजें होती है उसका चर्चा किया गया। सबसे पहले अगर तुमसे पूछा जाए संसद की चर्चा किसमें की गई, 79, एकदम हमेशा ऑर्डर में याद रखना, 79, 80, 81, क्या याद रखोगे, 79, 80, 81। संसद की चर्चा 79, राज्यसभा की चर्चा 80 और लोकसभा की चर्चा 81। इतना ही याद रखना, ज्यादा यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा भी डिटेल से चैप्टर भी पढ़ाएंगे, वहां बताएंगे कि संरचना कैसे होता है, क्या क्या उसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सब वहां चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल यही याद रखते हैं कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत, 79 के तहत, राज्यसभा का गठन 80, लोकसभा गठन 81, तीनों अच्छे से याद रखना। संसद में कितने अंग हैं, 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा यहाँ पढ़ लिए। क्या तीनों क्लियर हो गया। संसद की चर्चा 79, संसद की चर्चा 79, राज्यसभा की चर्चा 80 और लोकसभा की चर्चा 81। ध्यान दोगे, राज्यसभा और लोकसभा में उच्च सदन कौन है, राज्यसभा, और निम्न सदन कौन है, लोकसभा। इसलिए पहले हम राज्यसभा रखे हैं और फिर लोकसभा रखे हैं, तो ऑर्डर गड़बड़ मत कर देना। उच्च सदन कौन है, राज्यसभा, निम्न सदन कौन है, लोकसभा। तो सबसे पहले संसद 79, फिर राज्यसभा 80 और फिर लोकसभा 81। क्या ये तीनों क्लियर हो गया, बढ़ जाए आगे। अब अगला जो है वह है 82। क्या है इसमें, परिसीमन आयोग की चर्चा। किसकी चर्चा की गई है, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या होता है, अभी चैप्टर में इसको भी क्लियर करेंगे। अभी गठित होगा, ठीक है, हुआ नहीं है अभी बहुत दिन से, ठीक है, अभी वर्तमान में हुआ नहीं है, होगा। परिसीमन आयोग होता है, देखो हमारे यहाँ पे ये जो सारे तामझाम हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में किस पर डिपेंडेंट है, जनसंख्या पर या क्षेत्रफल पर, जनसंख्या पर। अभी तुम देख रहे हो हम लोग लोकसभा सदस्य पढ़ लिए, राज्यसभा सदस्य पढ़े, लोकसभा में टोटल अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543। कितने हैं, 543। लोकसभा में कितने हैं, 245। कितने हैं, हाँ? हम क्या बोले, लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245। ये जो सदस्य है ये एक्चुअल में कैसे बना, क्यों इतना ही क्यों हुआ, पॉपुलेशन पर आधारित है। किस पर आधारित है, पॉपुलेशन। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या है नहीं है, उस पर आधारित है। अब समय के साथ पॉपुलेशन स्थिर है, घट रहा है या बढ़ रहा है, स्थिर तो नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा। और जैसा हमारा लक्षण है, घटने का अभी कोई फिलहाल चांस है नहीं, बढ़ने का चांस है। अगले 38 साल तक ये बढ़ता रहेगा और 38 साल के बाद ये घटना शुरू होगा। ये अभी रिसेंट का रिपोर्ट है, ठीक है। हाँ, तो हर बार बढ़ रहा, मतलब हर साल जो जनसंख्या है वो बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जनगणना कितने साल में होता है, 10 साल में। कितने साल में, 10 साल में। तो 10 साल में तो काफी अधिक जनसंख्या बढ़ जाएगा। परिसीमन आयोग का काम है कि जब भी जनगणना होगा वापस पूरे जनसंख्या के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर से डिफाइन करना। यही काम किसका होगा, परिसीमन आयोग का। अगर नहीं बढ़ा है जनसंख्या, स्थिर रहा है या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ है, तो परिसीमन आयोग बोलेगा यहाँ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बढ़ा है तो फिर से हम लोग रीडिफाइन करेंगे और उसके बिहार पर हम लोग सदस्यों की संख्या को स्ट्रक्चर करेंगे। लेकिन वर्तमान में ये इसमें खर्चा भी बहुत होता है कि नहीं होता है। अब मान लो हर 10 साल में बढ़ रहा है सदस्य का संख्या, तो नया नया सदस्य जुटेगा तो उसका फिर सैलरी भी देना पड़ेगा, सब खर्चा बढ़ेगा और इसमें भी खर्चा बढ़ेगा। तो फाइनली डिसाइड किया गया था कि आखिरी बार जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, जिसके बेसिस पर अभी तक चले आ रहा है, वो कब का जनगणना था, 1971 का जनगणना। कब का, 1971। और हर बार इसको टाला जा रहा था कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, और फाइनली इसको फ्रीज कर दिया गया कि 2026 तक हम लोग इसकी क्या बोल सकते हो, परिसीमन आयोग का गठन नहीं करेंगे। 2026 तक हम लोग जनसंख्या सिर्फ बढ़ाते रहेंगे, रीस्ट्रक्चर इसको नहीं करेंगे। 2026 अब आने वाला है, तो 2026 में ये रीस्ट्रक्चर होगा और शायद 28 में हमारा इलेक्शन हो, सही 26 में हमारा इलेक्शन हो जाएगा। तो 27 या 28 में परिसीमन आयोग अपना रिपोर्ट देगा
इसलिए अगला जो चुनाव होगा 29 में, कब होने वाला है? 29 में। इसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और नया हम लोग भवन बना के भी तैयार कर चुके हैं, संसद भवन नया बन चुका है, पता है ना? ठीक है, तो हम लोग नया संसद भवन बना लिए हैं जहाँ पे संख्या बढ़ाकर सीट वगैरह भी लगा चुके हैं। बस आगमन का देर है, पलना खरीदा जा चुका है, बच्चे पैदा होने की जरूरत है बस। तो सब चीज तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का गठन किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 82 के तहत। कब किया जाता है? जनगणना के बाद। ध्यान देना, ऑप्शन में देगा पहला जनगणना के बाद, दूसरा देगा चुनाव के बाद। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा लग क्या पढ़े थे, जनगणना पढ़े थे, चुनाव पढ़े थे? चुनाव से कोई मतलब नहीं है, जनगणना के बाद। ठीक है, चलो। इसके बाद 85 सदनों की अवधि, ये है 83 में। किसमें है? 83। सदनों की अवधि का मतलब सदन कितने हैं? 2, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा। अच्छा, अभी हम बोलना नहीं चाह रहे थे पर बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी होता है, प्रथम सदन और द्वितीय सदन। ठीक है, अब यहाँ पे गलती होगा, प्रथम सदन है लोकसभा और द्वितीय सदन है राज्यसभा, उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। समझ में आया कुछ क्या बोले? सवाल यहाँ पे दोनों पूछा जाएगा कि उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन है? लोकसभा। प्रथम सदन कौन है? लोकसभा। हमको लगेगा क्या? राज्यसभा। पर प्रथम सदन है क्या? लोकसभा। और द्वितीय सदन क्या है? राज्यसभा। ठीक है, फिर वापस तो 83 में सदनों की अवधि क्या है? सदनों की अवधि, लोक राज्यसभा की अवधि और लोकसभा की अवधि। 83(1) में कहा गया राज्यसभा की अवधि के बारे में और 83(2) में कहा गया लोकसभा की अवधि के बारे में। राज्यसभा का अवधि हमारे यहाँ कितना होता है? ये भी ट्रिक क्वेश्चन है, अक्सर बच्चा आंसर करता है 6 वर्ष। जो पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग भी पढ़ लिए हो तो गलती करोगे। राज्यसभा का अवधि बच्चा मार देता है 6 वर्ष और लोकसभा का अवधि 5 वर्ष। लोकसभा का तो ठीक था, राज्यसभा का गलत है। राज्यसभा का अवधि फिक्स नहीं है, ये निरंतर चलता रहेगा, ये असीमित कालीन है, मतलब इसमें कोई सीमा, कभी भी राज्यसभा विघटित नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा जब से बना है तब से लेकर आज तक और आने वाले समय में भी पूरी तरह से विघटित नहीं होगी। मतलब ये क्लास, मान लो एक ऐसा क्लास निरंतर बना देते हैं जो कभी खाली नहीं होगा। 10 बच्चा जाएगा, इसमें 10 बच्चा दूसरा आ जाएगा, फिर 10 बच्चा जाएगा, 10 बच्चा दूसरा आ जाएगा, और यही रेट में बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार पूरी तरह से साफ हो गया फिर पूरा तरह से नया बच्चा गया, वैसा नहीं है। ठीक वैसे ही है राज्यसभा। राज्यसभा में क्या है कि पूरी तरह से राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जाता है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य को बाहर निकाल दिया जाता है। कितने सदस्य को? 1/3, मतलब भगा नहीं दिया जाता है, रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, फिर नए सदस्य आ जाएंगे। तो क्या कभी खत्म होगा पूरी तरीके से? नहीं होगा। 1/3 जा रहा है फिर आ रहा है, 1/3 जा रहा है फिर आ रहा है, इस तरह से वो सफल हो गया है और हमेशा ये निरंतर बना रहता है। ठीक है, तो याद रखोगे राज्यसभा का अवधि अगर पूछा जाए तो लिखोगे कोई अवधि नहीं है, क्योंकि ये कभी भी विघटन नहीं होगा। विघटन मतलब खत्म हो जाना। लोकसभा 5 साल में विघटित हो जाता है, मतलब लोकसभा खाली हो जाता है। इस बार जैसे ये मान लो ये लोकसभा है, तो जितने भी सदस्य चुन के आए हो सबका अवधि है 5 साल। 5 साल के अंदर ही तुमको समाप्त हो जाना है। अगर इसमें से कोई मान लो उपचुनाव जीत कर आया है और उसका अवधि 6 महीना है, तो वो बोलेगा क्या, मेरा तो अभी 4.5 साल और बाकी है, बोलेगा? नहीं बोल सकता। 6 महीना में रिटायर हो जाओगे। ठीक है, 5 साल में यहाँ पे हम धुलवा देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, और नया आदमी को बुलाएंगे। हो सकता है नए आदमी के रूप में तुम वापस आ जाओ, मतलब चुनाव जीत कर, लेकिन हम पहले वाले के एंट्री पर दोबारा एंट्री नहीं देंगे। यानी फिर से अगर आना है तो तुमको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आया? नए कैंडिडेट के रूप में आओगे, नए स्टूडेंट के रूप में आओगे, पुराने स्टूडेंट के रूप में नहीं आओगे। यही होता है लोकसभा। हर 5 साल में लोकसभा का बैच खाली हो जाता है और अगर पुराना वाला बच्चा वापस आ रहा है तो उसको री एडमिशन लेना पड़ता है। समझ में आ गया? इसीलिए लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा निरंतर चलता रहेगा। याद रखोगे, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ध्यान देना, और यही गलती हो जाता है। तुमसे पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल, तुम बोल दोगे 6 वर्ष, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अब लोकसभा पूछा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा विघटित होते हैं हर 5वें वर्ष। किसमें कहा गया? ये 83 में। किसमें है? 83 में। दोनों का अवधि
83 एक में राज्यसभा का अवधि और 83 दो में लोकसभा का अवधि, ठीक है। इसके बाद है 84। 84 में क्या है, संसदों की अहर्ताएं, संसदों की अहर्ताएं, जो भी सांसद एमपी चुन के भेजते हो उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये सबसे कम सवाल आता है, नहीं आता है, इसलिए एक बार खाली पढ़ लेना है, ठीक है। सांसदों की अहर्ताओं की चर्चा किसमें है, 84, ठीक है। इसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 85 जो है, इससे काफी सवाल आता है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। ये क्या हुआ, ये तीन शब्द है और तीनों शब्द अपने आप में क्या बोलते हो, ताकतवर शब्द है। सत्र, सत्रावसान, विघटन। सत्र होता है जो बैठक होते हैं, ठीक है। कहा गया है हमारे संविधान में कि मान लो हम चुन चान के भेज दिए, अब वो लोग कैबिनेट हटा के अपने घरे में बैठा हुआ है, कभी मिलिए नहीं रहा है, तो क्या सरकारें चल पाएगी, क्या देश का उद्धार हो पाएगा, नहीं। इसे संविधान में लिखा गया कि आप लोग कम से कम साल में 2 बार, कम से कम कितना, 2 बार, यानी एक बैठक किए हैं आज, तो अगले 6 महीना, आज का बैठक समाप्त होने का तारीख से, जो आज का बैठक है, जिस दिन यह बैठक समाप्त होगा, इस तारीख से लेकर अगले 6 माह के अंदर आपको बैठक करना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना, ये पूछा जाएगा तो आप फंस जाओगे। जिस दिन जिस दिन एक सत्र का बैठक होगा लास्ट, उस सत्र के लास्ट बैठक से लेकर अगले 6 माह के अंदर, ठीक है, आपको दूसरा बैठक का इनिशिएट करना जरूरी होगा। मतलब ये अभी का बैठक है और ये दूसरा बैठक होने वाला है, इसके बीच में अधिकतम अवधि कितना हो सकता है, 6 माह। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि 2 सत्रों के बीच की अवधि कितनी है, 6 माह। लेकिन भारत का जो नेतागण है वो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा है, इसीलिए ये साल में 3 सत्र बुलाता है। कितना सत्र, 3 सत्र। तो हमारे यहाँ 4 महीना में ही एक सत्र बुला लिया जाता है, और संविधान में कहा गया कि कम से कम कितने बैठक होने चाहिए थे, 2 सत्र लगने चाहिए थे। आप इससे ज्यादा जितना चाहें कर सकते हैं। तो भारत में कितने लगते हैं सत्र, 3। तीनों सत्र का नाम बताओगे, हाँ, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं हमारे यहाँ, 3 सत्र चल रहे हैं। लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए थे, 2। तो क्या ये कंडीशन वैलिड है, आंसर है हाँ है। किसमें कहा गया, ये 85 में, ठीक है। तो संसद का सत्र क्लियर हो गया। सत्रावसान क्या होगा, अब जो सत्र शुरू हुआ है आज, हम पहले ही बताए थे कि बैठक और सत्र में क्या अंतर है, कि सत्र आज शुरू हुआ है, अगले 20 दिनों तक ये सत्र चलेगा, और 20 दिन में रोज बैठक होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है इसमें 5 दिन बैठक हुआ, तो ये 5 बैठक होंगे और एक सत्र होगा। समझ में आया, एक सत्र में कई बैठक हो सकते हैं। अभी भी जो सत्र चल रहा है वो 1 महीना, सवा महीना तक ऐसा सत्र चल जाता है। क्या रोज बैठक होता है, नहीं, बैठक होगा इसमें मान लो 10 दिन, 15 दिन, लेकिन सत्र का समय शुरू हुआ आज से लेकर अगले 20 दिन तक, 25 दिन तक, 1 महीना तक। समझ में आया, तो इसको कहेंगे सत्र। तो सत्र जिस दिन से शुरू हुआ, मान लो 5 तारीख से बैठक शुरू हुआ और 25 तारीख को खत्म होगा, ठीक है। तो इस दिन में 5 बैठक हो गए हैं, 6 बैठक में जो भी हुए हैं होने दो, लेकिन 5 तारीख को शुरुआत होगा और 25 तारीख को इसका अंत होगा। इसी को कहते हैं सत्रावसान। क्या कहते हैं, सत्रावसान। तो सत्र की शुरुआत और सत्र का अंत का चर्चा किसमें किया गया है, 85 में। किसमें क्या गया है, 85 में। या दोनों शब्द समझ में आ गए। अब तीसरा शब्द है विघटन। ये सिर्फ लोकसभा के लिए है। किसके लिए है, लोकसभा के लिए। तो याद रखोगे, विघटन किसका होता है, लोकसभा का। तो हर 5 साल में जो लोकसभा है उसको विघटित कर दिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत। और ये सारे काम, तीनों काम, यानी किसी बैठक को शुरुआत करने का, किसी बैठक को अंत करने का, और किसी लोकसभा को 5 साल में निरस्त कर देने का, या लोग 5 साल के अंदर भी कभी भी राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे अधिकार किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास। किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास। यानी बैठक बुलाने का आह्वान भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। बैठक की समाप्ति की घोषणा भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और लोकसभा को मार के भगा भी कौन देते हैं, राष्ट्रपति। इसीलिए अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति का अधिकार है। किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का, या यूं कहें राष्ट्रपति का कार्य है। तो क्या है अनुच्छेद 85 में, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो याद रखोगे 2 सत्र के बीच में कितने महीनों का अंतर होना चाहिए, कम से कम, मतलब अधिकतम 6 महीना, कम से कम नहीं, अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 85 के तहत। क्लियर हुआ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखोगे, ठीक है। अगला है संसदों को संबोधित करने एवं संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। ये है 86। ये तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा, ये सब ऐड कर लेना, ठीक है।
बाद में फोटो क्लिक करके रूम पे लिख लेना, अब यहाँ से याद करने पे ध्यान दो। राष्ट्रपति जो है वह संसदों को संबोधित करते हैं। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है, वो कभी भी कोई इंफॉर्मेशन भिजवा सकते हैं, कभी भी संबोधन कर सकते हैं। तो 86 और 87 दोनों राष्ट्रपति के संबोधन से है। किससे है? राष्ट्रपति के संबोधन से। यानी जो बैठक बुलाए गए हैं उसमें राष्ट्रपति शुरुआत में बैठक में हिस्सा लेंगे, बाद में उनकी इच्छा हो तो लेंगे, नहीं इच्छा हो तो नहीं लेंगे। इसको कहा जाता है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। अब जैसे मान लो लोकसभा चुन के आई है, पहला ही दिन बैठक हो रहा है, तो पहला दिन राष्ट्रपति का फर्ज बनता है ना, क्योंकि सब किसके सदस्य मेंबर हैं? संसद के, और संसद का सबसे बड़ा हीरो कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उस दिन आएंगे और बोलेंगे कि हम आप लोग का स्वागत करते हैं, आइए बैठिए और आज का कार्रवाई हम अब शुरू करते हैं, अपना भाषण तैयार करते हैं। दुख की बात यह है कि राष्ट्रपति अपना भाषण लिखते भी नहीं है, वो भी कौन लिखता है? मंत्रिपरिषद। वही लिख के देगा और वही भाषण में जो लिखा गया आपको यही बोलना है, ठीक है, ऐसा इसके अलावा एक वर्ड भी नहीं बोलना है। तो राष्ट्रपति वही जाके बोलेंगे, पर हम लोग बोलेंगे क्या? राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने से कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये अधिकार राष्ट्रपति का है। तो 86 और 87 दोनों याद रखोगे। 86 में क्या है? संसदों को संबोधित करने एवं संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किसमें है? लेकिन जब प्रथम बैठक होगा तो प्रथम बैठक में विशेष संबोधन होता है, इसी को कहते हैं राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। किसमें है? 87 में। तो लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों का संबोधन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। 86 में कहा गया कि राष्ट्रपति को संबोधन का अधिकार है और कभी भी वो बैठक में कोई भी संदेश भिजवा सकते हैं। किसके तहत? 86 के तहत। लेकिन साल का जो पहला बैठक होगा उसका शुरुआत किसके भाषण से होगा? राष्ट्रपति के भाषण से। ये किसमें कहा गया है? 87 में। किसमें कहा गया है? 87। 5 साल में जो सरकारें चुन के आती है, बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण का वो बैठक शुरू नहीं होगा। ये भी किसमें कहा गया है? 87 में। तो ध्यान से फिर से पढ़ लो। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, चाहे वह राज्यसभा का बैठक हो या लोकसभा का बैठक हो, इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण अनिवार्य है। इसी के लिए कहा जाता है इसको राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। इसके बाद कभी भी राष्ट्रपति चाहे, आप बोल देता ना, आप तो एक बार बोल के गए किए, अब बाद में कहा आ रहा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि 86 में कहा गया है कभी भी राष्ट्रपति किसी भी संसद में कोई भी संदेश भिजवा सकते हैं और कहीं पर भी संबोधन कर सकते हैं। समांतर राष्ट्रपति करते नहीं, क्योंकि करेंगे किसके कहने पर? मंत्रिपरिषद के कहने पर, तो उनके पास इतना समय है। ठीक है, क्या क्लियर हो गया? 86 और 87। 86 में क्या है? सिंपल शब्द, राष्ट्रपति का संबोधन और अभिभाषण, सॉरी संबोधन और संदेश। राष्ट्रपति का संसद को संबोधन और संदेश किसमें है? 86 में। लेकिन प्रथम का शब्द जहां चर्चा हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा के बाद प्रथम बैठक हो, लोकसभा चुनाव के बाद, या साल का प्रथम बैठक हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसका अभिभाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण से, सॉरी इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होगा। ये किसमें कहा गया है? 87 में। क्या ये दोनों क्लियर हुआ? अब आओ अगला। महान्यायवादी तथा मंत्रियों को किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। बताए थे कि ये विशेषाधिकार है। किसका किसका विशेषाधिकार है? महान्यायवादी का और मंत्रियों का विशेषाधिकार है कि वह सदन के किसी भी सदन के बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 88 के तहत। ठीक है, और बैठक में हिस्सा लेंगे तो जरूर, पर वोट नहीं डालेंगे। महान्यायवादी तो कहीं वोट नहीं डालेगा, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य मंत्री बना है और लोकसभा में बैठक में हिस्सा ले रहा है तो वह लोकसभा में वोट नहीं डालेगा, अपने सदन में जाके डालेगा। और सेम चीज, लोकसभा का कोई मंत्री है, वो राज्यसभा के बैठक में हिस्सा अगर ले रहा है, वो राज्यसभा में वोट नहीं डालेगा। कहां डालेगा? लोकसभा में। किसमें कहा गया ये? 88 में। तो अगर कहा जाए कि महान्यायवादी का सत्र में हिस्सा लेने का विशेष क्या बोलते हैं उसको, प्रावधान किसमें है? 88 में। ठीक है, इसके बाद है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 89 में। किसमें कहा गया है? 89 में। अब 89 से लेकर अभी 92, 93, 95 तक जो चलेगा, 94 तक जो चलेगा सारा चीज, ये सब हम लोग कल देखेंगे और इसमें यही सब का चर्चा होगा, सभापति उपसभापति लोकसभा राज्यसभा दोनों का। ठीक है, चलो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं 89 को।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है, बताओ? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 64 में। 64 में। और राज्यसभा के सभापति की चर्चा किस में की गई है? 89 में। हम जो बोल रहे हैं उसमें कुछ समझ में आ रहा है? एक ही चीज के बारे में दो जगह चर्चा है अलग अलग तरीके से। अगर सवाल पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, अनुच्छेद 64, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति का चर्चा नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ क्या चर्चा जोड़ कहां डाला है? अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अब आंसर हो जाएगा 89, 64 नहीं होगा। फिर से सुन लो ध्यान से, गलती होगा एग्जाम में अगर दोनों दिया। अगर दोनों में से कोई एक दिया तो हंसी खुशी करके आओगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों दिया, और ये पूछा हुआ एग्जाम का सवाल है कि राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? किस अनुच्छेद के तहत? 89, 89। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 64 में। आखिर यहाँ पे भी तो उपराष्ट्रपति भी ही अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन दो अनुच्छेद अलग अलग है, तो याद रखना है। फिर अगर उपराष्ट्रपति का चर्चा ना करे, चर्चा ये करे कि राज्यसभा का अध्यक्ष किसके तहत नियुक्त होता है, तो 89 के तहत। लेकिन ये अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा, ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है 64 में। यानी राज्यसभा के अध्यक्ष से कितने अनुच्छेद हो गए? 2। कितने अनुच्छेद हो गए? 2। राज्यसभा के उपाध्यक्ष से कितने अनुच्छेद हुए? 1। कितने हुए? 1। अब यहां से भी सवाल बनता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चर्चा किन अनुच्छेदों में की गई है? तो 64 और 89 में। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष की चर्चा किसमें की गई है? सिर्फ 89 में। किसमें किया गया है? 89 ना जी? हाँ 89। ठीक है, चलो। क्या यहाँ से यहाँ तक याद हुआ? अगर रूम पे एक बार देखा होगा तो याद जरूर हुआ होगा। ठीक है, चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद 74। देखो हम बार बार बोलते हैं ये इतना आसान है नहीं। ठीक है, अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो दिमाग में धीरे धीरे स्टोर होता चला जाएगा, और रिवीजन करोगे तो दिमाग में याद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये सोचोगे कि हम पढ़ें भी नहीं, सिर्फ एक बार सुन लें और याद रह जाए, संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पढ़ने के बाद फिर से रूम पे जाके पढ़ा करो और टारगेट दो 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा समय लेने वाला नहीं है। ठीक है, चलो। मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 75(1). काहे कंफ्यूज होता है जी? मंत्रियों की पद की चर्चा किसमें की गई है? 74। मंत्री परिषद की चर्चा 74। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति किसके तहत की जाती है? 75(1). प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75(1). जब नियुक्ति वर्ड आ जाएगा तो नियुक्ति यहाँ है ना जी? नियुक्ति, कहीं नियुक्ति का चर्चा किए हैं? क्या किए हैं? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया पीएम कहलाएगा। तो पीएम का पद हुआ, क्या हुआ? पद हुआ। ठीक है, पद हुआ। उसी तरह से मंत्रियों का पद अगर पूछा जाएगा कहाँ होगा? 74। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति पूछी जाएगी 75(1). ठीक है, पीएम का नियुक्ति पूछा जाएगा 75(1). गलती ना करना बबुआ, ये एग्जाम मतलब बुक में ये सब गलत दे देता है कई बार। हो सकता है वन लाइनर में तुम पढ़े हो तो कहीं जगह 74 पढ़ोगे, कहीं जगह 75 पढ़ोगे। गलती वो सब पढ़ के मत करो, यहाँ जो पढ़ रहे हो ये अच्छे से याद रखो। 74 में पद की चर्चा है, नियुक्ति की चर्चा 75(1) में है। ठीक है, अगर कोई आदमी बिना किसी सदन का सदस्य होते हुए मंत्री बनता है तो 6 माह तक बन सकता है। किसमें कहा गया है? 75(5) में। किसमें कहा गया है? 75(5). कोई भी मंत्री सामूहिक रूप से, मतलब मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होगा 3। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति 2 में। ठीक है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 15%। सदन के 15% से अधिक नहीं होगी, चाहे वह राज्य का बात करेंगे या लोकसभा का बात करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? 75(1) के क में। कब जोड़ा गया? 91st अमेंडमेंट 2003। ठीक है, चलो। महान्यायवादी की चर्चा 76। महान्यायवादी देश के किसी भी न्यायालय में बैठ जाके खड़े हो सकते हैं। 76 के 3। महान्यायवादी का योग्यता 76 का 1। 76 का 1 किसके समतुल्य होगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समतुल्य। सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसका मतलब वो राष्ट्रपति के नाम से होगा 77। मंत्री परिषद और सरकार राष्ट्रपति के बीच का कड़ी प्रधानमंत्री होगा 78। यहाँ ये भी पूछा सकता है अनुच्छेद 78 के तहत मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी कौन होता है? कौन होता है? पीएम। ठीक है,
संसद की चर्चा किसमें की गई है? 79। संसद के गठन की चर्चा 79। लोकसभा की चर्चा 81। 80 नहीं बोलेगा। लोकसभा की चर्चा 81। राज्यसभा की चर्चा 80। लोकसभा का कार्य अवधि, लोकसभा का कार्य अवधि 83 दो। क्या हुआ? कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा ये बोल रहा है, हमको लगा कुछ बोल रहा है। ठीक है, लोकसभा का कार्य अवधि का चर्चा किस अनुच्छेद में? 83 के 2 में। और राज्यसभा का कार्य अवधि का चर्चा, राज्यसभा के कार्य अवधि 6 वर्ष होते हैं। गलत है, राज्यसभा का कार्य अवधि नहीं है, ये निरंतर है, निरंतर क्या बोलते हैं उसको, संस्था है, चलते रहेगा। राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि 6 वर्ष है, ठीक है। लेकिन लोकसभा का कार्य अवधि 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्य अवधि 5 वर्ष, इससे अधिक नहीं, ठीक है। संसद की अर्हताएं 84। संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन, ये तीनों शब्द एक साथ याद आनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कोई एक पूछा जा सकता है, सत्र के बारे में, सत्रावसान के बारे में या विघटन के बारे में, पर तुमको याद तीनों साथ में करना है। सत्र, सत्रावसान, विघटन। 85 कौन करता है? ये भी पूछा सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत किसी भी सत्र का सत्रावसान कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। 2 सत्रों के बीच की अवधि कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 6 माह। किस अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत। सदनों को संबोधन कर सकते हैं राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत? 86। प्रथम बैठक का संबोधन साल में और लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति के भाषण से ही शुरू होगा, इसमें कहा गया है 87। महान न्यायवादी और मंत्री किसी भी सदन के कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, 88। क्या वोट कर सकते हैं? नहीं। मंत्री तो अपने सदन में जाके वोट कर देगा, पर महान न्यायवादी कहीं भी वोट नहीं करेगा। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का पद 89। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 64 के तहत। क्लियर है? ये बड़ा ध्यान से ये याद रखना, नहीं तब गलती होने के चांसेस रहेगा। अगर दे दिया कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, किस अनुच्छेद के तहत? 64 के तहत, ठीक है, क्योंकि वहां पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं। क्या यहां तक याद हुआ? चलो, कल अब तुम लोग आगे पढ़ के आओगे, मतलब मंडे को 20-20 कम से कम रोज पढ़ के आया करो, जो एक्स्ट्रा है उसको लिख लोगे।